हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार आप सभी को, मैं श्रेया राज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो चेहरे पे मुस्कान को लेकर आइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि इस बार तो क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में एकदम छक्का मारना, 90+ मार्क्स लाना। और कैसे, तो मेरे साथ जुड़कर, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और पहले तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जानते होंगे, नहीं तो आप वापस से जाके देख सकते हैं। वो मेरे चैनल पे अभी भी वो वीडियो है। तो उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी, बताऊँगी क्या क्राइटेरिया होता है। आप एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग तो करते हैं, पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन फिर भी फुल मार्क्स क्यों नहीं आते। कई बच्चे कहते हैं कि मैंने बहुत आंसर किया, बहुत अच्छा लिखा, फिर भी फुल मार्क्स क्यों नहीं आते। तो इसकी कुछ वजह है, इसकी कुछ है कि आप किताबी भाषा लिख देते हैं, आप अच्छे से नहीं लिखते हैं, आप कम लिखते हैं। तो मैं आज वो सब कुछ बताऊंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी। आप ध्यान से समझिएगा, कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट करते जाइए, सभी पॉइंट को मैं लिखने का तरीका बताऊंगी आपको। तो यदि आप चाहते हैं कि हाँ इस बार कुछ अच्छा करना है तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। मैं हर रोज़ आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ लेके आऊँगी, एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी, सब कुछ समझाऊँगी आपको, सब कुछ करूँगी। तो आप क्या करें कि इस वीडियो को तो आप अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भी लॉकडाउन का समय है और ऐसे में सबको ऐसी क्लास की ज़रूरत होगी। आप देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या विशेषता है इस क्लास की और आपको फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो ज्योग्राफी का चैप्टर, आपका जो ज्योग्राफी, चूँकि सोशल साइंस में 4 बुक है आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ये चारों पार्ट एक एक छोटी छोटी बुक्स है आपको, लेकिन इस चारों को पढ़ना, ये टोटल 100 मार्क्स के ही आते हैं। यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इन चारों बुक को पढ़ना होगा। तो इसीलिए आज जो ये ज्योग्राफी का पार्ट है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो आज समझेंगे कि आखिर है क्या। फर्स्ट चैप्टर जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट इकाई है। तो जानते हैं संसाधन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि ये संसाधन क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो वैसी चीज़ें, वैसी वस्तुएं जो हमारे आसपास स्थित है और जिसका उपयोग कि हम करते हैं, जिसका उपयोग अपने कामों में लाते हैं, जिसका कि उपयोग करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। और अगर इसे किताबी भाषा में यानी कि अपनी भाषा में एग्जामिनर के लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे हमारे आसपास स्थित वो सारी वस्तुएं जिसका कि हम उपयोग करते हैं, तो उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे देख लीजिए आपके आसपास जो भी स्थित है, अभी मेरे हाथ में ये जो स्केच है तो ये भी संसाधन है, ये जो बोर्ड है ये भी संसाधन है। आप मोबाइल से देख रहे हैं तो आपका मोबाइल भी संसाधन है, आप पलंग पे बैठे हैं वो भी संसाधन। नदी है, पेड़ है, पौधा है, तालाब है, झील है, झरना, जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं जिसका कि आप उपयोग करते हैं, जिसका आप काम लाते हैं, यूज करते हैं, वो सभी संसाधन है। तो ये संसाधन की एक परिभाषा हो गई। आप उदाहरण ज़रूर दीजिएगा आंसर राइटिंग में, उससे क्या होगा कि आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये संसाधन हो गई। अब इस संसाधन पर एक महान जो भौतिक विज्ञान कह सकते हैं कि महान एक व्यक्ति तो रह चुके हैं, जिमरमैन। उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी कि संसाधन होता नहीं है, संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। तो अब जानते हैं, इनका कहना है कि संसाधन होते नहीं हैं। आप एक लकड़ी को लीजिए, आप जंगल में कोई पौधा लगा है, वो सूख गया, उस लकड़ी को आप लाएं तो उस लकड़ी का आप क्या यूज कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो मोटी सिल्लियाँ होती हैं उनसे तो आप जला नहीं सकते। तो एक प्रकार से रखा हुआ एक वस्तु है। अब उसको आप लाते हैं,
उसे आप आराम मिल या जिस क्या कहते हैं उसे, जहाँ लकड़ी फाड़ा जाता है, आप लोग जानते होंगे, तो उनमें लकड़ी को चीरवाते हैं। उसके बाद बढ़ई के पास जाते हैं, वो उसका पलंग बनाता है, चौकी बनाता है, मेज़ बनाती है, कुर्सी बनाते हैं। तो इस तरह से आपने एक सिल्ली को, आपने एक पौधे के जो तना कहते हैं उसको आपने एक पलंग का, एक चौकी का रूप दे दिया। जब आपने इसे एक पलंग या एक चौकी का रूप दे दिया तो इसका मतलब इसका यूज आप करेंगे और ये आपके लिए संसाधन है, ये आपके लिए एक संसाधन हो गया। तो इसीलिए जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते, यानी कि संसाधन को बनाया जाता है। तो साफ साफ आपको पता चल गया, आप समझ गए कि संसाधन किसे कहते हैं। हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिसका कि उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। इसे आप लिख भी सकते हैं, रोक रोक के वीडियो, तो इसे संसाधन कहते हैं। अब उसमें उदाहरण देना है कि जैसे कि किताब, कॉपी, कलम, झील, झरना, तालाब, पेड़ पौधे, मेज, कुर्सी, पलंग, जितने उदाहरण दे सके ये सभी संसाधन है। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि जिम्मरमैन ने, एक महान जो भौगोलिक थे, भूगोलविद थे जिम्मरमैन ने, उन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि ये संसाधन विभिन्न विभिन्न प्रकारों में विभक्त किया गया। इन संसाधनों को, ये संसाधन कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें आप एक दो उदाहरण दे देंगे, जैसे अजैव संसाधन, जैव संसाधन और नवीकरणीय, अनवीकरणीय इत्यादि। इतना लिख देने के बाद आपका 2 में 2 मार्क्स पक्का। और यदि लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपको इन सभी का भी विस्तार से बताना है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये संसाधन हो गए। तो अब हर चीज़ को, आप किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसे पार्ट में बांटा जाता है, उसे 1-2 पार्ट में, चाहे कोई बुक से क्यों नहीं ले उसे भी पार्ट में बांटा जाता है। तो ये जो संसाधन है इन्हें पार्ट में बांटा गया है, इन्हें पार्ट में बांटा गया है। तो इन्हें कितने पार्टों में बांटा गया है? इन्हें 4 पार्टों में बांटा गया है। इन्हें टोटल 4 पार्टों में बांटा गया है संसाधन को। अब देखिए किस आधार पे बांटा गया है। किसी भी चीज़ को किसी आधार पे बांटा जाता है। जैसे आपके घर में ले लीजिए, आपके 4 भाई बहन हैं, ठीक, आप 4 भाई बहन हैं जिसमें कि 3 भाई हैं। तो उन तीनों भाई को कोई भाई आपका पढ़ने में तेज है, वो अच्छी जॉब कर रहा है, तो उसे नौकरी, जॉब के आधार पे यानी कमाने वाले के आधार पे साइड कर दिया जाएगा। आप पढ़ने में होनहार है तो आपको पढ़ने वाले के आधार पे साइड कर दिया जाएगा। कोई देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आपका भाई, आप दोनों से बढ़कर है, तो उसे खूबसूरती के आधार पर बांट दिया जाएगा। यानी कि हर चीज़ का किसी न कोई कारण होता है, कोई ना कोई आधार होता है जिसके कारण कि उसे बांट देते हैं, किसी के गुण के आधार पर, किसी के रूप के आधार पर, किसी के कुछ के आधार पर। तो उसी प्रकार से ये जो संसाधन थे, इन संसाधनों को भी 4 भागों में बांटा गया। एक पहला भाग जो है वो उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा भाग उपयोगिता के आधार पर, तीसरा भाग स्वामित्व के आधार पर और चौथा भाग विकास के आधार पर। तो इन चारों का हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, ये उत्पत्ति के आधार पर जो बांटा है इसके बारे में हम जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर क्यों बांटा, ये उत्पत्ति क्या होती है। तो जब देख लीजिए कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उत्पन्न होता है, यानी कि वो पहले से स्थित नहीं है, वो उत्पन्न हुआ है, बाद में आया है। तो ये जो उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं इसी के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, जिसमें कि 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव के क्षेत्र में। तो अब ये जैव और अजैव क्या है हम ये देखेंगे। तो जैव का तात्पर्य होता है वैसी चीज़ें जो प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिली है, हमने उसे कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, वो भगवान ने ही बनाया, यानी कि प्रकृति ने ही बनाया है। तो इसमें उदाहरण के तौर पे क्या ले सकते हैं? मनुष्य है, मनुष्य को आपने छेड़छाड़ करके तो नहीं बनाया, मनुष्य तो भगवान ने बनाया है। मनुष्य को यानी कि भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया है। ये भगवान तो एक कह सकते हैं कि धर्म की भाषा में, लेकिन अगर आप ये ज्योग्राफी की भाषा में देखेंगे तो उसे प्रकृति कहते हैं। यानी कि मनुष्य को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। पेड़ पौधे को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। यानी आप इतना जान लीजिए कि जो चीज़ें सजीव हैं, जो चीज़ें सजीव हैं उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। सजीव चीज़ों को जैव संसाधन कहते हैं। तो आपको अगर डिफिनेशन के लिए आएगा
तो आप डायरेक्ट लिखेंगे वैसी चीज़ें जो प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात जो मानव के छेड़छाड़ से उत्पन्न नहीं हुई है, वो जैव संसाधन वस्तुएं, जैव संसाधन के अंतर्गत सजीव वस्तुएं आती है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि। उसके बाद अजैव संसाधन की तरफ आ जाते हैं कि आखिर ये अजैव संसाधन क्या होता है। तो वे सभी चीज़ें जिनका कि आविष्कार किया गया है, यानी कि वो प्रकृति द्वारा नहीं बनाए गए बल्कि प्रकृति ने जो संसाधन दिए उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके आपने एक नई चीज़ें बना ली। जैसे आपके घर में कुछ आपको मिला, कुछ ऐसी चीज़, कोई टॉय मिली, वो एक कार मिला, एक कार टॉय मिला, और आप उसको खोल खाल के कुछ करके आप उसे अच्छे से ढांचे में एक अच्छा टॉय बना लिए, मतलब कार से हट के आप उसे साइकिल बना लिए, बाइक बना लिए, जो भी कुछ ढांचा दे दिए, काट दिए, फाड़ दिए जो करके। तो इस तरह से जो आपने नई चीज़ें बनाई, आपने पुरानी चीज़ों का उपयोग करके नई चीज़ें बनाई, यानी कि जैव चीज़, सजीव चीज़ों, जो भी जैव चीज़ थे, ये जैव जो थे वो कि प्रकृति में उपस्थित संसाधनों का उपयोग करके एक नई चीज़ों का निर्माण किए, नया आविष्कार किए, जो कि मानव जीवन के लिए संसाधन का काम करती है, मानव जीवन के उपयोग में आती है। तो इसे अजैव संसाधन कहते हैं। खास जैसे आमतौर पे बोल लीजिए कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। अगर डिफिनेशन में आ जाए जैव और अजैव में अंतर लिखें तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति प्रदत्त है उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। आम भाषा में हम कह सकते हैं कि सजीव चीज़ों को ही जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु। इसी तरह अजैव संसाधन आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जबकि अजैव संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो कि प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके मानव द्वारा बनाए गए होते हैं, यानी कि मानव उनका आविष्कार करते हैं। खासतौर पर इनमें निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें आप दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, मेज, कुर्सी, पलंग, सड़क, पार्क, पिकनिक, जो भी कुछ भी सब कुछ दे देंगे। ये सभी अजैव संसाधन होते हैं। अजैव संसाधन वैसी चीज़ें जो, मतलब ये अजैव संसाधन निर्जीव चीज़ें, वैसी चीज़ें जो कि मानव ने बनाई। साफ है, बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत उदाहरण दे सकते हैं। तो ये तो उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब उपयोगिता के आधार पर, चूँकि आज ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो 2 पाठ हम पढ़ते हैं उपयोगिता के आधार पर। अब ये उपयोगिता के आधार पर सामान को, इसको क्यों बांटा गया है संसाधन को, तो हम जो उपयोग करते हैं, हम बहुत चीज़ें उपयोग करते हैं, हमारे घर में बहुत चीज़ें होंगी, तो उनका जो उपयोग करते हैं उसके आधार पर बांट दिया गया है। जैसे कि अभी उत्पत्ति के आधार पर बांटा, तो उसी तरह उपयोग के आधार पर तो हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं उनके आधार पर। जैसे इसमें 2 पार्ट में बांटा गया, उपयोगिता के आधार पे 2 पार्ट में संसाधन को बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो अब ये नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन, वैसी वस्तुएं या वैसा संसाधन जो कि रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा, मानव के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फिर से उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी कि नए नए बनाए जा सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय, जहाँ की नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि नवीकरणीय यानी कि नई नई चीज़ें बनाना, नई नई चीज़ों का निर्माण करना, इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा ये हर बार बनते हैं, दिन भर बनते रहते हैं, जब भी धूप निकलता है इस सौर ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि ख़त्म नहीं होता है। पवन ऊर्जा, जहाँ पवन चक्की लगा दी जाती है, जैसे गुजरात में देख लीजिए पवन चक्की लगाई गई है भारी मात्रा में, तो जो पवन से ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। तो ये ख़त्म नहीं होते हैं, हवा जब तक चलते रहेगी, सूरज जब तक निकलते रहेगा तब तक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा बनते रहेंगे। इसी तरह से पनबिजली, ये जो पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है, तो जब तक पानी रहेगी, जब तक बांध रहेंगे तब तक ये बनते रहेंगे। तो इस तरह से साफ हो गया कि नवीकरणीय ऊर्जा, जिसका कि उपयोग करने के बाद पुनः इसका निर्माण किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है, इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली इत्यादि। अब आ जाते हैं अनवीकरणीय किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसी वस्तुएं
वैसी वस्तुएं, वैसे संसाधन जो कि करोड़ों अरबों वर्षों में बनते हैं, जो लाखों करोड़ों अरबों वर्षों में बनते हैं, जिनको बनने में बहुत अधिक समय लगता है, और एक बार उपयोग कर लेने के बाद दूसरी बार उपयोग करने के लिए हमें उतने बरस तो कोई जिंदा भी नहीं रहता, कोई जीवित नहीं रहता उतने सा। तो यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद दूसरी वस्तुओं उनकी जो दूसरी बार उनका उपयोग करना संभव नहीं है, यानी कि लाखों करोड़ों वर्षों में इनका निर्माण होता है, इसीलिए इनका उपयोग सोच समझ कर किया जाता है, इनका पुनः निर्माण करना संभव नहीं है। तो इसे ही हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु ये जब मर जाते हैं या फिर बाढ़ आता है, भूकंप आता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आता है, तो ये सब पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं, नीचे दब जाते हैं, और लाखों करोड़ों अरबों वर्षों में ये जब जीवाश्म का रूप ले लेते हैं, यानी कि एक अवशेष बन जाते हैं, और इनका कोई नामो निशान नहीं रहता है कि ये कभी जीव जंतु थे या कभी पेड़ पौधे थे। तो ये जो अवशेष होते हैं, ये जो जीवाश्म होते हैं, इन्हीं को खुदाई के द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा झारखंड में बहुत ज़्यादा पैमाने पे खनिज है, कोयला है, तो वहाँ खुदाई करके निकाला जाता है, और भी कर्नाटक में जैसे सोने की खान है तो उस समय खुदाई करके उन संसाधनों को निकाला जाता है बहुत अधिक गहराई से। तो यानी कि ये जो बहुत अधिक गहराई से इतने करोड़ों वो वर्ष के बाद जो बने होते हैं, तो उनको जब निकाला जाता है, उनका उपयोग किया जाता है, तो वही अनवीकरणीय संसाधन हो गया। तो इसमें जैसे जीवाश्म ले लीजिए, जीवाश्म में कोयला ले लीजिए, पेट्रोलियम, कोयला मान लिया हमने, जीवाश्म में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिनका उपयोग की मानव को सोच समझ कर करना चाहिए, जो कि आज खत्म हो जाएंगे, तो इनका पुनः निर्माण होने में करोड़ों अरबों वर्ष लग जाएंगे। तो इस तरह से आज आप लोगों ने पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिखें, इसको एग्जाम में लिखे कैसे, किसने क्या कहा था, क्यों कहा था। उसके बाद आपने इसके प्रकार पढ़े, चार प्रकार में बांटा गया। आपने पहला प्रकार का डिटेल पढ़ा, जैव अजैव के रूप में बांटा गया उत्पत्ति के आधार पर। फिर दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ा, उपयोगिता के आधार पर, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अब तीसरा जो स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के आधार पर है, ये चार पार्ट में बांटा गया, ये भी 4 पार्ट में। तो ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसे मैं कल नेक्स्ट डे आपको दे दूंगी। तब तक आप इनका अध्ययन करें, और यदि आपके पास बुक हो तो आप चैप्टर पढ़ के रखें। चैप्टर पढ़ के रखना इसलिए ज़रूरी है कि इससे चीज़ें आपको और भी समझ में आएगी। बाकी ये कराने के बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब आपको करा दूंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ तैयारी कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए आज का तो चैप्टर समाप्त हो गया। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। आप लोग और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आगे कौन कौन सा क्या क्या कंटिन्यू करना चाहिए आपके लिए, ये सब बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए, जय हिंद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, बाय।